हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स, इसमें हम आगे बढ़ेंगे और आज आपको कुछ और नई बातें हम आपको बताएंगे। चलिए तो मैं आपको लेके चलता हूं पहले बुक के पास। और सर, इस चैप्टर में हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं वो ये पढ़ चुके हैं कि सर कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। एक कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है ये रीड करने की बात थी, इसमें कोई ज्यादा खास बात नजर नहीं आई। उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बताया था कि कंपनीज जो हैं, हम लोग कई वेज में हम कंपनीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। आपकी बुक ने केवल ऐसा ही दिया हुआ है, 1% कंपनी किसे कहते हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो मैंने बताया था कि ये क्लासिफिकेशन एक्चुअली साइज के अकॉर्डिंगली होता है। वैसे हम देखें तो कंपनी हमारे पास लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिवाइड हो सकती है बिटवीन लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। और हम अगर अदर वेज देखें तो गवर्नमेंट कंपनीज हो सकती हैं, नॉन प्रॉफिट कंपनीज हो सकती हैं और फॉरेन कंपनीज हो सकती हैं। तो हमारी बुक क्योंकि उन सब के बारे में डिटेल में नहीं गई थी, तो इसलिए मैंने आपको शायद थोड़ा थोड़ा हिंट उसके बारे में बताया था। और डिटेल में हमने 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ा था। 1% कंपनी बेसिकली इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन जिसमें लॉ ने कहा था केवल एक मेंबर से आप इसको बना सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, और इसकी काउंटिंग में आपने पास्ट या प्रेजेंट एम्प्लॉयज को इंक्लूड नहीं करना है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। डायरेक्टर की बात कर रहे थे तो यहां पे मिनिमम 1 डायरेक्टर था। ओके, मैक्सिमम डायरेक्टर यहां पर भी उन्होंने कहा था कि 15 तक हो सकते हैं। क्योंकि ये 1% कंपनी है और इसका एक ही मेंबर है, उसे कुछ हो गया तो कंपनी को क्या होगा, तो यहां पर एक नॉमिनेशन का क्लॉज एक्स्ट्रा होता है कि भाई वहां पर एक नॉमिनी बन जाता है। बाकी इसके बारे में दोबारा ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लास्ट क्लास में इसके बारे में आपको बता चुके हैं। और मैंने कहा था कि यहां से वो आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं, इसीलिए आपको इन सब बातों के बारे में एक बार अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है सर, हमें ज्यादातर ध्यान ये रखना है नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, डायरेक्टर्स कितने होंगे, ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी थी। और उसके बाद एक चार्ट था, जिस चार्ट को भी आपने लास्ट क्लास में समझ लिया था। फिर आई थी बात, सर कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो पर्सन सबसे पहले आगे आते हैं, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रोमोटर्स। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये प्रोमोटर्स होते हैं। उसके बाद सर कंपनी क्या करती है, इनकॉर्पोरेशन की स्टेज में जाती है, जहां पर कंपनी पहले अपना एक नेम गवर्नमेंट को बताती है, उसका ये नेम अप्रूव हो जाता है। फिर नेम अप्रूव होने के बाद में हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट कहूं या रजिस्ट्रार कहूं, ये सारी बातें ना हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ जाके करते हैं। मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी है जिसका नाम है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वहां जाते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स हम वहां पर जाकर के फाइल करने होते हैं। नेम अप्रूव हो जाने के बाद हम लोग एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करते हैं, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फाइल करते हैं, एक हम फर्स्ट डायरेक्टर्स जो होते हैं उनकी लिस्ट फाइल करते हैं, एक जो हमारे फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होते हैं उनकी लिस्ट हम फाइल करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है ये कंपनी की बेसिक जो मेन पावर्स हैं उनको बताता है, मतलब कि कंपनी क्या काम करेगी ये बताता है। आर्टिकल कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताता है। ठीक है, तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि इनकॉर्पोरेशन के केस में कंपनी को क्या क्या फाइल करना होता है। एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फर्स्ट डायरेक्टर्स लिस्ट या ऑल ऑफ अबव, एक फर्स्ट सब्सक्राइबर लिस्ट भी होती है। ये सब होने के बाद में आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे अगर ऐसा लिखा हो कि आज 20 सितंबर
और मान लो 2021 है, लेट अस सपोज एक डेट ले ली हमने, कोई भी आप ले सकते हैं, या आप कह सकते हैं सर आज 1 जुलाई 2021 है, जो भी डेट है। तो आरओसी से जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस पे जो डेट लिखी होगी वो कंपनी की डेट ऑफ बर्थ कहलाएगी, और ये कहा जाएगा कि उस दिन से कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई। ठीक है, उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन है और फिर बिजनेस की स्टार्टिंग है। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये बेसिकली कैपिटल के ऊपर बेस्ड है। हाँ सर, ये सारी की सारी बातें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में ये कुछ और बातें हैं सर, प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये हम अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद बता पाएंगे। सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, और ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये अब आप रीड कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, जब आपने कंपनी फॉर्म की, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको आरओसी से मिला, तो उससे पहले आपने मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बनवाया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनवाया, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाए, कुछ लीगल फी दी, आरओसी को भी फी दी, और किसी ना किसी लॉयर को या कंपनी सेक्रेटरी को आपको फीस देनी पड़ी कि हमें कंपनी बनवाने में हेल्प कीजिए। तो कंपनी का बर्थ मान लीजिए, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कंपनी का बर्थ 1 जुलाई को हुआ, तो उससे पहले हमने ये कई सारे खर्चे किए। मतलब आपने पहले कंपनी को बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया होगा, उस प्रोसेस में आपके खर्चे हुए होंगे, फिर आप आरओसी में गए, नेम सजेस्ट किए, उन्होंने नेम अप्रूव किए, फिर आपको सर्टिफिकेट दिया। तो तब तक के जितने भी आपके खर्चे थे, कंपनी का बर्थ तो बाद में हो रहा है, 1 जुलाई को हो रहा है, उससे पहले के जितने भी आपके खर्चे हैं वो सब खर्चे बन जाते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी को बनाने के लिए वो खर्चे किए गए थे, जैसे रजिस्ट्रेशन फी, लीगल एक्सपेंस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पब्लिक इश्यू एक्सपेंसेस एटसेट्रा एटसेट्रा, ये उन्होंने कहा हुआ है। ओके, फिर उन्होंने आगे कहा है, ये बातें आप आगे चल के समझ जाएंगे कि ये इसका इन्होंने क्या कहा है, ये आप अभी नहीं समझ पाएंगे। तो एक्चुअली में हमारे जो भी खर्चे होते हैं, हमारे जो भी लॉसेस होते हैं, वो हम अपने प्रॉफिट में से राइट ऑफ करते हैं। तो उन्होंने 2 प्रॉफिट सजेस्ट किए हैं, एक का नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और दूसरे का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम कंपनी के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बोल करके स्टेटमेंट ऑफ P&L बुलाते हैं। ठीक है, तो कंपनी के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आज हो गए, तो फ्यूचर में ये राइट ऑफ होंगे। फ्यूचर में क्या होंगे? राइट ऑफ होंगे। तो सर ये राइट ऑफ कहां से होंगे? तो एक तो आपने पढ़ा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसी चैप्टर में आप जान जाएंगे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या होता है। तो वहां से आप इनको फ्यूचर में राइट ऑफ कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L से, प्रॉफिट एंड लॉस से भी राइट ऑफ कर सकते हैं। तो ये प्रॉफिट और लॉस तो हमेशा ही होता ही है, लॉसेस को, एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। ये एक नई बात है कि सर ये हमें क्यों मिला, तो लॉ में ऐसा लिखा हुआ है, वो आप जल्दी ही समझ जाएंगे। अब हम चलते हैं सर, हमने कुछ नई बातें अब आज आपके साथ करनी है। चलिए, तो मैं आपको अब इश्यू ऑफ शेयर्स की कनेक्टिविटी बहुत पास में है, इसलिए आप बातों को बहुत ध्यान से और आराम से समझिएगा। सपोज मैं आपसे ये बात करता हूं कि ये एक कंपनी है, मैंने आपसे कहा था जी कंपनी के अंदर जो होता है सेपरेशन होता है। किस चीज का सेपरेशन होता है? जो कंपनी के ओनर्स होते हैं और जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, उन दोनों में सेपरेशन होता है, वो दोनों अलग अलग हैं। कंपनी मैनेज कौन करता है? तो कंपनी मैनेज करते हैं डायरेक्टर्स। सर डायरेक्टर्स कौन बनते हैं? इन्हें इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड बाय मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स या फिर ओनर्स। जो कंपनी के ओनर्स होंगे, जो कंपनी के मेंबर्स होंगे, वो इनको इलेक्ट करते हैं। नाउ अब कंपनी का मतलब क्या है? तो सर कंपनी का मतलब इट इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है,
कंपनी ने बोला कि हम एक बिजनेस करेंगे। हमने बोला क्या बिजनेस करोगे? तो उन्होंने कहा कि देखो हम ऑनलाइन एजुकेशन का बिजनेस करेंगे, और अगर आप हमारे ऑनलाइन एजुकेशन के बिजनेस में मनी लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, तो हम जब बिजनेस करेंगे हमें प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको प्रॉफिट देंगे। तो कोई भी पर्सन बिजनेस में मनी क्यों लगाता है? उसको प्रॉफिट चाहिए। तो हमने कहा कि आप कंपनी के ऑनर बन जाइए, कंपनी में पैसा लगाइए, और हम आपको क्या दे देंगे? उसके बदले में हम आपको प्रॉफिट देंगे। तो कंपनी बाद में जब बिजनेस करेगी तो वो प्रॉफिट कमा करके ऑनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन उससे पहले तो ऑनर्स को क्या देना पड़ेगा? कंपनी को कैपिटल देना पड़ेगा। अब सर कंपनी की कैपिटल कैसे आएगी? तो कंपनी कहती है कि देखिए हमारी जो कैपिटल होती है वो एक पर्सन नहीं देगा। अब आपने पढ़ा है कि कंपनी के अंदर जो लोग हैं वो कंपनी के अंदर कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेंगे। बहुत सारे लोग हैं ये कंपनी के अंदर कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेंगे। कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? तो लॉ ने कहा देखिए आप कौन? मैंने कहा जी मेरा नाम है गगन कपूर। तो वो कह रहे कि ठीक है, आप इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ मैं इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, एजुकेशन में ये कंपनी इन्वॉल्व है, मुझे लगता है कि ये अच्छा बिजनेस करेगी और इसको प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट ये कंपनी लाके मुझे देगी, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा कैपिटल लेने का एक तरीका होता है, आप इस कंपनी के अंदर क्या कीजिए? शेयर को बाय कीजिए। तो मैं कंपनी से सीधा शेयर बाय कर रहा हूं। अब जो शेयर है कंपनी, ये जो शेयर है ये सेल कर रही है। इस शेयर की वैल्यू मान लेते हैं ₹10 है, मतलब शेयर की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बस वो मल्टीपल ऑफ ₹1 में होनी चाहिए। ₹1 हो सकती है, ₹5 हो सकती है, ₹10 हो सकती है, ₹50 हो सकती है, ₹100 हो सकती है, जितना रखना रख लो। ₹100 का शेयर है। तो मान लीजिए मैंने कंपनी के अंदर लेट अस सपोज ₹1,00,000 इन्वेस्ट किए। ओके, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। अभी तक की बातें बहुत जनरल हो रही थी, अब मैं एक स्पेसिफिक बात पे आने वाला हूं। मैं एक पर्सन हूं और मैंने कंपनी के अंदर कैपिटल लगानी है ₹1,00,000। तो कैसे लगाऊंगा? कंपनी ने बोला आपको इसके लिए हमारा शेयर बाय करना पड़ेगा। हमने पूछा जी शेयर कितने का है? उन्होंने कहा ₹10 का है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको ₹1,00,000 इन्वेस्ट करना है तो मुझे बताओ कि मुझे कंपनी के कितने शेयर्स को परचेज करना होगा। अगर एक शेयर ₹10 का है और आपका मैथमेटिक्स सही है तो आपको समझ में आएगा कि सर हमें 10,000 शेयर लेने होंगे ₹10 के। ओके, नाउ एक और पर्सन था मिस्टर बी। मिस्टर बी ने कहा कि भाई एजुकेशन में लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, मैं तो ₹50,000 लगाना चाहता हूं, लगा दो। एक और पर्सन था सी, वो लगता था कि भाई एजुकेशन तो बहुत बढ़िया चीज होती है, इसमें बहुत मुनाफा होता है, उसने ₹2,00,000 लगा दिए। तो इन सब ने पैसा कंपनी के अंदर लगाया। कैसे लगाया? इन सब ने कंपनी के अंदर शेयर्स बाय किए हैं, इसीलिए इन सब को हम बोलेंगे शेयर होल्डर्स। मतलब ये शेयर को होल्ड करते हैं। आपने मेरी बात समझी? जो लोग कंपनी के शेयर्स को बाय करेंगे हम उन्हें बोलेंगे शेयर होल्डर्स। इन्हीं शेयर होल्डर्स को हम कंपनी के ऑनर भी बुलाते हैं। आप कंपनी के ऑनर हैं और आप कंपनी के मेंबर भी हैं। ओके, आप क्या हैं? कंपनी के मेंबर्स भी हैं। मेंबर्स, ठीक। नाउ यहां तक की बात तो बहुत सिंपल है। अभी तक आपने एक बात समझी कि अगर आपको कंपनी का ऑनर बनना है तो आप कंपनी के पार्ट ऑनर बनेंगे। पार्ट ऑनर मतलब उसके थोड़े हिस्से के ऑनर बनेंगे। पूरी कंपनी के ऑनर आप अकेले नहीं हो सकते, क्योंकि कंपनी जब बनेगी तो उसमें एक से ज्यादा मेंबर होंगे। एक्सेप्शन है 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। तो मैं कंपनी का ऑनर बनूंगा, पार्ट ऑनर बनूंगा। कैसे बनूंगा? इसके लिए मुझे कंपनी के शेयर बाय करने पड़ेंगे। मैं कंपनी के शेयर बाय करूंगा तो मैं कंपनी का बन जाऊंगा शेयर होल्डर। नाउ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, सर मुझे जो कंपनी का शेयर मिलेगा, क्या कंपनी के सभी शेयर एक ही जैसे होते हैं? नहीं बेटे, कंपनी के अंदर 2 ब्रॉड कैटेगरीज के शेयर्स होते हैं। एक होते हैं प्रेफरेंस और दूसरे होते हैं इक्विटी। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। जब हम
प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन करेंगे, तो हमारा अकाउंटिंग का प्रोसीजर सेम होगा, चाहे आप प्रेफरेंस शेयर बेचिए चाहे आप इक्विटी शेयर बेचिए। ठीक है, हम अकाउंटिंग जब करेंगे तो दोनों का हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, कोई चेंज नहीं है। बट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए कि मैंने कंपनी के शेयर लिए, तो मुझे पहले यह पता होना चाहिए ना कि मैं कंपनी के कौन से शेयर लेना चाहता हूं, प्रेफरेंस शेयर लेना चाहता हूं या इक्विटी लेना चाहता हूं। तो मैं कंपनी से पूछूंगा कि आप जो शेयर मुझे दे रहे हैं वो इक्विटी शेयर हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ओके, तो पहले तो हम यही डिस्कस कर लेना कि सर प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, मतलब इन दोनों में फर्क क्या होता है, हमें कौन से लेने चाहिए और हमें कौन से नहीं लेने चाहिए। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं अपने जहां पर हमने छोड़ा था लास्ट क्लास में, ये देखिए शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। हम कंपनी की शेयर कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंपनी की शेयर कैपिटल कैसे बनती है? जो भी शेयर्स कंपनी इशू करती है उससे जो कैपिटल बन के आती है उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है कि शेयर कैपिटल का मतलब है जो अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ टुवर्ड्स कैपिटल फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इश्यू ऑफ शेयर से मिला। कौन से शेयर्स? बोथ काइंड ऑफ शेयर्स। इसमें दो तरह के शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस एज वेल एज इक्विटी। ठीक है, इक्विटी के साथ भी शेयर लगा हुआ है, प्रेफरेंस के साथ में भी शेयर लगा हुआ है। इसका मतलब शेयर इज अ यूनिट, शेयर एक यूनिट है इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड, जिसमें आपकी कंपनी की जो कैपिटल है वो डिवाइडेड है। मतलब आपकी कंपनी शेयर्स को कलेक्ट करके बनाई गई है। हर एक शेयर की एक नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू होगी जो कि मल्टीपल ऑफ 1 में हो सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपको थ्योरेटिकली 10 रुपए की मिलने वाली है। जो लोग इन शेयर्स को होल्ड करते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर या मेंबर ऑफ द कंपनी बुलाते हैं। बोलिए यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, अब हम पढ़ना चाह रहे थे कि सर ये बताइए ये काइंड्स या क्लासेस ऑफ शेयर्स क्या है? काइंड्स ऑफ शेयर्स या फिर क्लासेस ऑफ शेयर्स। तो सर अब शेयर्स को भी कई तरीके से बांट सकते होंगे, लेकिन यहां पर एक मेन कैटेगरी के अकॉर्डिंगली बांटा गया है। यहां पर कहा गया है कि शेयर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रेफरेंस और दूसरे होते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है सब बराबर, इक्वल, और प्रेफरेंस का मतलब होता है कि प्रायोरिटी मिलेगी। प्रेफरेंस का मतलब क्या है? प्रायोरिटी। तो नाम से लगता है कि एक शेयर जिन्हें कुछ प्रायोरिटी है उनका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरे इक्वल शेयर्स हैं, मतलब उन्हें कोई प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है सर, आज घर में खाना बना है, ठीक है जी, लेकिन सर खाने पे ना हमें बाद में मिलेगा। मैंने कहा क्यों? कह रहे कि सर घर में ना गेस्ट आए हुए हैं, तो मम्मी पापा ने कहा है कि भाई तुम बच्चे बड़े शैतान हो, तुम्हें खाने को बाद में मिलेगा, गेस्ट को पहले मिलेगा। मतलब सर देखो, हम घर के लोग, घर के मेंबर, घर के बच्चे, घर का भविष्य, और हमें खाना बाद में मिलेगा, और वो मेहमान जो थोड़ी देर में चले जाएंगे उनको खाना पहले मिलेगा। बताओ। तो ऐसा मत समझ लेना कि अगर किसी को प्राथमिकता दी जा रही है तो वो बहुत लंबे पीरियड तक मिलने वाली है या उसकी बहुत खास एडवांटेज है। मेरे हिसाब से प्रेफरेंस शेयर्स गवर्नमेंट को हटा लेने चाहिए। ठीक है, इसका कोई मुझे ऐसा लॉजिक नजर में नहीं आता, लेकिन थ्योरेटिकली है तो मैं आपको बताऊंगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है वो शेयर्स जिनको हम प्रेफरेंस देंगे, और ये प्रेफरेंस देने का मतलब ये नहीं है कि ये इक्विटी से ज्यादा बढ़िया हो जाएंगे, इक्विटी शेयर ज्यादा बढ़िया होंगे। ठीक है सर, शेयर्स की बात करते हैं। प्रेफरेंस और इक्विटी, इतनी बात तो सर हमें समझ में आ गई कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, इनका नाम प्रेफरेंस इसलिए है क्योंकि इन्हें कुछ प्रायोरिटीज मिलेंगी। प्रायोरिटीज किससे मिलेंगी? ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं उनसे ऊपर इन्हें कुछ प्रायोरिटीज मिलेंगी। अब वो प्रायोरिटीज काम की हैं नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट है नहीं है, वो बात की बात। तो सर बताएं प्रेफरेंस शेयर्स को क्या प्रायोरिटीज मिलेंगी। देखिए,
प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स विच कैरी टू राइट्स, तो यहां पर बुक को लिखना चाहिए था विच कैरी टू प्रेफरेंशियल राइट्स। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले एडिशंस में बुक इस बात को रियलाइज कर जाए कि हाँ कपूर साहब हमने ध्यान नहीं दिया, यहां पर होना चाहिए था कि प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिन्हें दो प्रेफरेंशियल राइट मिले हुए। प्रेफरेंशियल का मतलब होता है पहले में, प्रेफरेंस का मतलब क्या है, पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी, इन अधिकारों की प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड। अब यहां पर मैं कुछ बताना चाहता हूं, सीधी सीधी बात नहीं करूंगा, बताऊंगा, वरना कुछ कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। अब ये कंपनी है और ये कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं दो तरह के, प्रेफरेंस के और इक्विटी के। ठीक है, ये प्रेफरेंस के हैं, ये इक्विटी के हैं, और इन्होंने मिला करके कंपनी को कैपिटल दिया। मान लो कंपनी को 50 करोड़ रुपए की कैपिटल कलेक्ट करके दी गई है। इस 50 करोड़ की कैपिटल से कंपनी ने किया बिजनेस और कंपनी को इस कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट हो जाता है। लेट अस सपोज 20 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। अब कोई भी पर्सन कंपनी में मनी इन्वेस्ट कर रहा है तो इसीलिए इन्वेस्ट कर रहा है कि वो उसको कंपनी कुछ अर्न करके देगी। और अगर आप कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं तो आप कंपनी के ओनर्स हैं, और अगर आप कंपनी के ओनर्स हैं तो ऑब्वियसली कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी तो कंपनी तो अपने पास रख के क्या करेगी, वो आपको रिटर्न करेगी। तो ये प्रॉफिट जो होगा कंपनी डिसाइड करेगी कि इसको बांटना है, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट और टू डिस्ट्रीब्यूट। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब आप ये नहीं कहोगे कि सर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है तो बांटना पड़ेगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कंपनी इसको डिस्ट्रीब्यूट ना करे। सर कंपनी ने क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया? हो सकता है कंपनी ये कह रही हो कि अभी हमने अपना बिजनेस सिर्फ दिल्ली में ही किया हुआ है, अब हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं और अब हम इसे सपनों की नगरी मुंबई में लेके जाना चाहते हैं। तो आपको मुंबई में बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो पैसे चाहिए, तो हम इस प्रॉफिट को वहां पर एक्सपेंशन में लगा देंगे, हम ये आपको दे नहीं पाएंगे। तो मैंने ऐसा कहा, आपको कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट कमा के बांटेगी ही बांटेगी। कंपनी चाहे तो उसे एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए अपने पास रख सकती है, उसके रूल्स होते हैं। ऑब्वियसली बिना आपकी मर्जी के कोई काम नहीं होगा। कंपनी में जो भी होगा वो कंपनी के ऑनर्स ही डिसाइड करेंगे, वो ही डायरेक्टर्स को बताएंगे कि आपने पैसे को बांटना है या आपने उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि सर हमने कंपनी को पैसा दे दिया, अब कंपनी प्रॉफिट ना बांटे तो ये तो डायरेक्टर्स हमें कंट्रोल करने लग गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टर्स वही करेंगे जो कंपनी के ओनर्स डिसाइड करेंगे। कंपनी के ओनर्स को लगता है कि नहीं यार इतनी अच्छी रिटर्न मिल रही है, एक्सपेंड करो, वो एक्सपेंड करेंगे। नाउ सर कंपनी ने कहा कि चलो हम दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे, दिल्ली में करेंगे। हमने 20 करोड़ कमाया है, इस 20 करोड़ में से हम 12 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ध्यान से सुनना, अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो कंपनी पहले इन्हें देगी और बाकी जो बच गया बैलेंस वो इन्हें देगी। तो मैंने पहली बात आपसे क्या कही, अगर कंपनी डिविडेंड देगी तो इक्विटी वालों को कहेगी कि लाइन के पीछे लग जाओ। पहले किनको दूंगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले दूंगी। आओ जी प्रेफरेंस होल्डर, पहले आप प्रॉफिट ले जाओ, बच गया तो हम उन्हें दे देंगे। सर एक बात बताओ, ये खूब मोटे ताजे पेटू हुए आपकी तरह तगड़े तगड़े हुए तो ये तो सारा प्रॉफिट खा जाएंगे, इक्विटी के लिए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। तो लॉ ने कहा रुको, चिंता मत करो। प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनके ऊपर जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है। यानी कि पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट दिया गया कि पहले आपको डिविडेंड दिया जाएगा, लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं खाना खा सकते। इन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट ही दिया जाएगा और वो फिक्स्ड अमाउंट या तो एक फिक्स्ड रेट के ऊपर होगा या फिक्स्ड अमाउंट होगा। सर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन आपको बताएगा कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये 8% के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ठीक है, मतलब कि सर कंपनी की कैपिटल थी 50 करोड़ और ये 10 करोड़ के थे और ये 40 करोड़ के थे, तो 10 करोड़ का 8%, रफली बता रहा हूं, अभी डिटेल में नहीं जा रहा, 10 करोड़ का 8% कितना हो गया? 80 लाख हो गया।
इसका मतलब 12 करोड़ में से 80 लाख रुपीस इनका हो गया और 11.20 लाख इनका हो गया। बताइए क्या सीखा आपने? सर, प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिन्हें दो प्रेफरेंसेस मिलेंगी। पहली प्रेफरेंस है विद रिगार्ड टू डिविडेंड, यानी मैंने ये नहीं कहा कि प्रेफरेंस शेयर्स को हमेशा डिविडेंड मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर डिविडेंड बटेगा तो पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा। कितना मिलेगा तो ये लिख दिया जाएगा, या तो ये अमाउंट फिक्स कर दिया जाएगा या ये रेट फिक्स कर दिया जाएगा। ज्यादातर ये रेट फिक्स कर दिया जाता है। सर, क्या उस पर इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये दूसरी बात है। कंपनी उनका टैक्स अपने पॉकेट से देना चाहती है, नहीं देना चाहती, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसका मतलब लॉ समझाना चाहता है। इसका मतलब इफ डिविडेंड इज पेड, देखो इफ वर्ड लगा हुआ है, इफ डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिविडेंड शुड ऑल्सो बी पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। मैं कहूंगा यहां पर भी बुक ने गलत लिखा है, यहां लिखा उनसे डिविडेंड शुड फर्स्ट बी पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ओके, तो आपने ये वाली बात, पहला पॉइंट याद कर लेना है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैव टू प्रेफरेंशियल राइट। तो पहला प्रेफरेंशियल राइट है विद रिगार्ड टू डिविडेंड। ओके, सेकेंड थिंग, अब मान लीजिए कंपनी इस तरीके से 10 सालों तक चलती रही, लेट अस सपोज, और 10 सालों के बाद क्या हुआ कि एजुकेशन कुछ इस हालत में आ गई कि लोग आजकल पढ़ना ही नहीं चाहते, या फिर ऐसा हो गया है कि भाई यूट्यूब के ऊपर सबके लेक्चर ही लीक हो गए हैं। एनी हाउ, मतलब अब ये बिजनेस करना कोई प्रॉफिटेबल रहा नहीं। कंपनी ने कहा कि भाई हमें एजुकेशन के सिवाय कोई और बिजनेस आता नहीं, लेट अस डू वन थिंग, इस बिजनेस को बंद कर दिया जाए। कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, इसको बंद कर दिया जाए। जब बिजनेस बंद किया जाएगा तो भाई जो कैपिटल बचेगी वो कैपिटल रिटर्न की जाएगी। अब कैपिटल कब रिटर्न होगी? कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन होती है, मतलब कभी जाकर के अगर कंपनी बंद हुई तो आपको कैपिटल वापस मिली, अगर कैपिटल रिटर्न हुई तो भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिटर्न होगी और उसके बाद अगर कैपिटल बच गई तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न होगी। तो सेकंड जो प्रेफरेंस हमें मिली है वो मिली है राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कब मिलेगी? ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और यहां पर बुक ने बिल्कुल सही सही लिखा है कि ये आपको मिलेगी बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कि हम वहां पर भी कहेंगे इक्विटी वालों को कि आप लाइन के पीछे लगिए, पहले जो प्रेफरेंस वालों के 10 करोड़ रुपए हैं पहले वो दिए जाएंगे, अगर वो पूरे हो गए तो आपका नंबर आएगा, नहीं तो आपका नंबर नहीं आएगा। बोलिए, समझ में आया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैव टू प्रेफरेंशियल राइट। पहला प्रेफरेंशियल राइट होगा रिगार्डिंग डिविडेंड, उन्हें इक्विटी से पहले डिविडेंड मिलेगा, और दूसरा होगा उन्हें कैपिटल भी इक्विटी से पहले रिटर्न होगी। ठीक है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा, जब हम अकाउंटिंग की एंट्रीज पास करेंगे वो दोनों की दोनों हमारे लिए सेम होंगी। सर, अब प्रेफरेंस शेयर्स फिर कितनी तरीके के हो सकते हैं? तो लॉ ने कहा कि देखिए प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो 4 तरीके के हो सकते हैं। नंबर 1, अगर आप डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यह बात ठीक है कि उनके डिविडेंड फिक्स्ड होंगे, लेकिन यहां पर ये 2 तरीके से हो सकते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। अब सर ये क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव क्या है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए नई नई कंपनी बनी और ईयर 1 में कंपनी को प्रॉफिट की जगह 1 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। अब सर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड कहां से बांटेंगे? डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता था? इन्हें कुछ नहीं मिला, यानी कि हमारे जो प्रेफरेंस शेयर थे 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो देख रहे हैं, कह रहे यार कंपनी को तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, मेरे को तो राइट ये था कि अगर डिविडेंड बटेगा तो इक्विटी से पहले मिलेगा, डिविडेंड तो बटा ही नहीं, खत्म। ईयर 2 में गए, ईयर 2 के अंदर कंपनी को फिर से लॉस हो गया 2 करोड़ रुपए का। लो जी, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर फिर से देख रहे हैं, कह रहे लो भाई नुकसान हो गया। ईयर 3 में
कंपनी को प्रॉफिट हो गया, लेट अस सपोज 8 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हो गया, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी पहले अपना ये वाला लॉस माइनस करेगी, फिर ये वाला लॉस माइनस करेगी, तो उसके पास नेट लॉस माइनस करने के बाद 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बच गया। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब भी लॉसेस होते हैं वो पहले प्रॉफिट में से राइट ऑफ करने होते हैं। ठीक है, तो आप शेयर होल्डर ये नहीं कह सकते तुम्हारे पास आज 8 करोड़ रुपए हैं तो कंपनी कहेगी भैया 2 सालों में नुकसान भी हुए थे, पहले वो नुकसान हम पूरे कर लें, अब हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं 5 करोड़ रुपए, अब हम आपको डिविडेंड देंगे। अब एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर तीसरे साल में उनके लिए खुशी की एक खबर आई है कि भाई कंपनी के पास में प्रॉफिट है। ऐसे में शेयर होल्डर के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर क्या मुझे पुराने 2 सालों के जो प्रॉफिट मुझे नहीं मिले थे क्या वो मुझे मिलेंगे? करंट ईयर का तो प्रॉफिट मिलेगा, कोई दो राय नहीं है। तो हम कहेंगे कि आपके पुराने 2 सालों के डिविडेंड जो आपको नहीं मिले वो मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। हमें पहले ये बताइए कि जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कौन से हैं? क्या वो क्यूमुलेटिव हैं या फिर वो नॉन क्यूमुलेटिव हैं? क्यूमुलेटिव का मतलब है अगर वो क्यूमुलेटिव हैं तो आपको जितने पुराने सालों के डिविडेंड नहीं मिले वो सब ऐड होंगे। सर अगर मेरे प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव हैं तो मुझे ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 तीनों सालों के मिला करके 24% का डिविडेंड एक के साथ मिलेगा। बताइए, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है अगर आपके पुराने डिविडेंड्स एरियर्स में हैं जो कि आपको नहीं मिल पाए थे तो वो पहले वो मिलेंगे फिर करंट ईयर का मिलेगा। सर अगर वो नॉन क्यूमुलेटिव है तो फिर हम कहेंगे जो नहीं मिला वो खत्म, जब नहीं मिला वो खत्म, केवल करंट ईयर का मिलेगा। पढ़िए, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैरी करते हैं राइट टू रिसीव एरियर्स ऑफ डिविडेंड बिफोर डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मैंने क्या कहा? अगर आपके शेयर्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो आपको पहले एरियर मिलेंगे, यानी 2 सालों के 8% पुराने वाले और करंट ईयर का 8%, तो यानी आपको टोटल 24% डिविडेंड मिलेगा। अगर आपकी कैपिटल 10 करोड़ है तो 24% का मतलब होगा 2.4 करोड़ का डिविडेंड आपको पहले मिलेगा, फिर जो बच जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। सर अगर मेरे शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव हैं तो आपके नॉन क्यूमुलेटिव हैं तो आपको डू नॉट कैरी राइट टू रिसीव एरियर्स ऑफ डिविडेंड, तो आप पुराने 2 सालों के जो डिविडेंड नहीं मिले वो आपका नुकसान हो गया, केवल आपको करंट ईयर का डिविडेंड मिलेगा। ओके सर, पहली बात तो हमें समझ में आ गई। दूसरा आता है विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट्स। सर क्या सरप्लस प्रॉफिट में मुझे हिस्सा मिलेगा या मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा? तो इसका मतलब आपके प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग है या फिर वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। तीसरा, कन्वर्टिबिलिटी। अब क्या हुआ, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए और साथ में यह कहा कि देखिए हम आपको 10 सालों के बाद आपके प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी शेयर्स में। जब तक मैंने आपको इक्विटी शेयर के बारे में नहीं बताया तब तक मैं आपको यह बता देता हूं कि इक्विटी शेयर्स हमेशा बेटर हैं। आप थ्योरी की लैंग्वेज में मत जाना कि वहां क्या लिखा है। तो जब कंपनी ने कहा कि हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो लोगों ने बोला हमें नहीं चाहिए प्रेफरेंस शेयर, अपने पास रखो। कंपनी ने कहा सोच लो, आज प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन जाओ, 10 सालों के बाद मैं तुम्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दूंगी। तो वो सोच रहे यार कंपनी के शेयर लेने हैं, मुझे तरीका कोई और समझ आ नहीं रहा, जब कंपनी ऐसे ही दे रही है तो ऐसे ही कर लो। तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स क्या होगा, क्या वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे? अगर हां तो हम उसे बोलेंगे कन्वर्टिबल। तो ये हो जाएंगे कन्वर्टिबल या फिर नॉन कन्वर्टिबल। तो नाम से समझ में आ रहा है
कि क्या वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो कन्वर्टिबल है, और अगर वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे तो वो नॉन कन्वर्टिबल है। फिर कंपनी कहेगी आओ अपना पैसा वापस ले जाओ, पैसा वापस मिल जाएगा। विद रेफरेंस टू रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब होता है कि क्या जो कैपिटल मैंने कंपनी को दी है, क्या वो कैपिटल के पैसे कभी वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये होता है रिडीमेबल, यानी कुछ समय के बाद कंपनी बताएगी कि आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। या फिर ये हो जाएगी नॉन रिडीमेबल, यानी कि कंपनी कह रही है कि देखो आपका पैसा रिटर्न नहीं होगा, जब भी कंपनी बंद होगी तब रिडीम होगा। तो रिडीमेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, रिडीमेबल का मतलब है कि हमने एक पीरियड बता दिया कि इतने पीरियड के बाद हम आपकी कैपिटल को रिटर्न कर देंगे। और नॉन रिडीमेबल का मतलब है कि भाई ये आपको केवल तभी मिल सकता है जब कंपनी बंद हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊं, थ्योरेटिकली लॉ में लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर कभी भी नॉन रिडीमेबल नहीं हो सकते, यानी लॉ में नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं होता, लेकिन पुराने किसी जमाने में प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल होते थे, इसीलिए बुक्स में अभी भी ये इस तरीके से आ रहा है। अब ये रिडीमेबल होंगे मतलब वापिस होंगे, तो वापिस होंगे तो सर कैश में होंगे या कन्वर्ट होंगे, तो उससे कन्वर्टिबल या नॉन कन्वर्टिबल की बातें आ रही हैं। तो ये चारों बातें एक बार पढ़ लेने से समझ में आ जाएंगी, इसमें कोई खास लंबी चौड़ी बात नहीं है। बोलिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि लिखा है कि भैया कंपनीज एक्ट में लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर जो है इररिडीमेबल नहीं हो सकते। तो एमसीक्यू यहां पर बनेगा, एमसीक्यू यहां पर बनेगा कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होंगे या इररिडीमेबल होंगे, वो इस तरह के आपसे एमसीक्यू बना सकते हैं। ओके सर, क्या कोई टाइम पीरियड भी है जिसमें कंपनी को ये प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने होंगे। तो लॉ ने कहा कि देखो आपको 20 साल मैक्सिमम पीरियड है जिसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना पड़ता है। मतलब आप प्रेफरेंस शेयर्स अगर रिडीमेबल इशू करोगे तो बताओगे 10 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल भी बता सकते हो, 20 से ज्यादा नहीं लिख सकते। नाउ अब आ गई मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विटी शेयर्स। लॉ कहता है कि देखो कपूर साहब, इक्विटी शेयर्स कौन से हैं। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। उन्होंने कहा कि भाई हमने बता तो दिया कौन से प्रेफरेंस हैं, अगर प्रेफरेंस नहीं है तो आप इक्विटी हो। तो इक्विटी शेयर्स कौन से हैं, जो कि प्रेफरेंस नहीं है। भैया दो ही तरह के तो शेयर हैं, लॉ कह रहा है कि जब एक समझा दिया तो जो वो नहीं है वो ये है। तो भाई इक्विटी शेयर कौन है, जिन्हें कोई डिविडेंड की प्रेफरेंस नहीं है, जिन्हें कोई रीपेमेंट की कैपिटल की प्रेफरेंस नहीं है। ओ, इसका मतलब बुक साफ साफ बता रही है कि मतलब हम ये कहना चाहते हैं जिन्हें कोई प्रेफरेंशियल राइट डिविडेंड और रीपेमेंट कैपिटल का नहीं है। ओके ठीक है। इक्विटी शेयर्स आर मोस्ट कॉमनली इशूड क्लास ऑफ शेयर्स। ये ज्यादातर यही कंपनीज यही इशू करती हैं। प्रेफरेंस शेयर केवल थ्योरी के लिए ही है, प्रैक्टिकली किसी काम के नहीं है। जब आप पैसा कमाएंगे, जॉब लगे, बिजनेस लगे, पैसा सेव करेंगे, तो आप अगर किसी कंपनी के शेयर्स बाय करना चाहेंगे तो वो हमेशा इक्विटी शेयर्स होंगे। इक्विटी शेयर्स कैरी मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड। यहां पर रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी है, और इसी रिवॉर्ड की हमें इच्छा रहती है। और यहां पे लिख रहा है कि रिवॉर्ड आपको कैसे मिलता है, बाय पेमेंट ऑफ हायर डिविडेंड एंड एप्रिसिएशन इन द मार्केट वैल्यू। ये दो बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन मैं अभी इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। सर आपने हमें बताया कि शेयर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी और एक होते हैं प्रेफरेंस। बिल्कुल ठीक। ये प्रेफरेंस शेयर्स क्यों होते हैं, क्योंकि इन्हें इक्विटी के ओवर दो प्रेफरेंसेस मिली हुई हैं। सर इक्विटी शेयर्स ये कितनी तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। आपकी बुक ने बताया नहीं है मगर मैं फिर भी बता देता हूं। एक होते हैं डिफरेंशियल राइट्स और एक हो गए तुम्हारे इक्वल राइट्स। मतलब हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, कई तरह के बैठे हैं, ए बी सी डी ई एफ। ये आपस में बात करें, यार तेरे पास कंपनी के कौन से इक्विटी शेयर हैं। मतलब इन्हें प्रेफरेंस के ऊपर कोई एडवांटेज नहीं है, लेकिन आपस में एक दूसरे से एडवांटेज हो सकती है।
क्या इन्हें कोई डिफरेंशियल राइट्स मिले हुए हैं या इन सबको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं? ज्यादातर इक्वल राइट्स वाले होते हैं, लेकिन डिफरेंशियल राइट्स देने की पावर है, कंपनी के पास पावर है कि ये इन्हें डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, एज टू वोटिंग ऐसे इशू कर सकते हैं। मतलब वो इक्विटी शेयर्स के बीच में कह सकते हैं कि देख भाई, तुझे तो मिलेगा 15% डिविडेंड, लेकिन इसको मिलेगा मान लो 12% डिविडेंड। अलग अलग डिविडेंड को बेसिस पर भी इशू किया जा सकता है। अब क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया, इसलिए ये मैं आपकी रीडिंग के लिए छोड़ देता हूं, आप इसे खुद से रीड करेंगे, ठीक है। राइट टू डिविडेंड आपको पता है, प्रेफरेंस को पहले राइट है। रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस का फिक्स्ड होता है। एरियर्स ऑफ डिविडेंड ये हमेशा प्रेफरेंस शेयर में चलते हैं अगर उनके क्यूमुलेटिव है। कन्वर्टेबिलिटी हमेशा प्रेफरेंस शेयर को मिल सकती है। इक्विटी शेयर तो हमेशा इक्विटी है, उनसे बेहतर उनसे सुंदर कुछ होता ही नहीं, तो वो किस में कन्वर्ट होंगे? प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल और इरिडीमेबल थ्योरेटिकली हो सकते हैं, प्रैक्टिकली हमेशा रिडीमेबल हैं। वोटिंग राइट, ये वोटिंग राइट इक्विटी को मिलता है, प्रेफरेंस को नहीं मिलता, या प्रेफरेंस वालों को कभी कभार स्पेशल सर्कमस्टांसेस में मिल जाता है। वाइंडिंग अप पर पहले हम प्रेफरेंस को देंगे, फिर हम इक्विटी को देंगे। नाउ अब हमारे दो तरीके के शेयर्स होते हैं। सर, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि सर काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल भी दो तरीके की हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐसे दो कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप इसे ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसे ऐसे क्लासिफाई नहीं करने वाले। मैं कौन? गगन कपूर। मेरे मन में आया चलो यार कंपनी बनाते हैं। कैसी कंपनी बनाते हैं? प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं। क्या काम करेंगे? मैंने कहा जी ऑनलाइन एजुकेशन का काम करेंगे। तो लेकिन अगर मुझे कंपनी बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे आरओसी के पास जाना पड़ेगा। आरओसी पूछेगी अच्छा भाई साहब नाम बताओ, कोई नाम सोचा है? मैंने कहा हाँ जी नाम सोचा है। तो मैंने उन्हें दो नाम बताए, हम उन्हें दो नाम बताते हैं और वो अपने रिकॉर्ड में चेक कर लेते हैं कि भाई ये नाम किसी के साथ, कंपनी के साथ क्लैश तो नहीं हो रहे। अगर क्लैश नहीं हो रहे तो कोई भी एक नाम आरओसी कहेगा जी हमने आपका ये नाम अप्रूव कर दिया, ठीक है। अप्रूव होने के बाद में आरओसी कहेगी कपूर साहब एक बात बताओ, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, तुम लाए हो? मैंने कहा मुझे पता है कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। आपको चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बोले बहुत बढ़िया कपूर साहब, टाइम आप हमारा वेस्ट नहीं कर रहे, आपको बातें पता है। मैंने कहा वकील सब साथ में है, उन्होंने सब बता दिया। इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की 5 मेन बातें लिखी होती हैं। इसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, नेम क्लॉज होता है। इसमें कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, मतलब कंपनी क्या बिजनेस करेगी। इसमें कंपनी का कैपिटल क्लॉज होता है। तो ये कैपिटल क्लॉज क्या होता है ये समझिए। अब ये जो कैपिटल क्लॉज है मैं इसकी बात करने वाला हूं आपके साथ, ठीक है। तो हालांकि आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कोई ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल में पढ़ा हो, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब फाइल किया जाता है तो उसमें एक क्लॉज होता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल क्लॉज। उसका लॉजिक समझिए। तो आरओसी हमसे पूछेगी कि कपूर साहब ये जो आप कंपनी बना रहे हो, आपको पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है? मैंने कहा। तो बोले कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी के पास कैपिटल कहां से आती है? तो हमने कहा जी कैपिटल आती है शेयर को इशू करके। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन लॉ ने कहा कि आप तो कितनी भी कैपिटल बाजार में इशू कर दोगे, आप शेयर छापोगे और कहोगे भैया मुझसे शेयर ले लो। तो लॉ कहता है कि देखिए हमारे यहां पर एक रूल है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप कितनी कैपिटल इशू करेंगे। यानी कि कैपिटल क्लॉज के अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मेरी कैपिटल कितनी होगी। अब मैं सोच में पड़ गया, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार गगन तू एक बात बता, तूने कोई बजट तो बनाया होगा, प्लानिंग की होगी कि जब तुम बिजनेस करोगे तो तुम्हें कितनी कैपिटल चाहिए। तो जो भी लोग मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए थे मैंने उनके साथ डिस्कशन किया। उन्होंने कहा गगन ऐसा है, हमें बिजनेस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ रुपए चाहिए।
तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिख दें, 20 करोड़ रुपए लिख दें? उन्होंने कहा नहीं नहीं, अरे 20 चाहिए, कल को कम पड़ गए तो क्या होगा, तुम ऐसा करो इसमें लिख दो 50 करोड़। तो मैंने उनको बोला ऐसा है, हमें 50 करोड़ की कैपिटल चाहिए होगी। मेरी बात अब आप ध्यान से सुनना। जब आरओसी में एमओए फाइल किया गया तो उसके अंदर कैपिटल क्लॉज में लिख दिया कि मैं कितनी कैपिटल इशू करूंगा। मैंने लिखा 50 करोड़। इसका मतलब यह नहीं है कि जब मेरी कंपनी बनेगी तो मुझे ये 50 करोड़ की कैपिटल इशू करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि मेरी कंपनी 50 करोड़ रुपए तक कैपिटल इशू कर सकती है। यानी कि इसका मतलब यह है कि मुझे लॉ से परमिशन मिल गई, यानी कि मुझे लॉ से अथॉरिटी मिल गई कि मैं मैक्सिमम कह लो या अप टू 50 करोड़ तक की कैपिटल को इशू कर सकता हूं। मैं सर्टिफिकेट लेके नाच रहा हूं, देखो जी डंडना डंडन मेरी कंपनी बन गई। तो किसी ने पूछा गगन तू इतना खुश क्यों है? मैंने कहा देखो भाई तुम्हें क्या बताऊं, ये देखो ये सर्टिफिकेट देखो, सर्टिफिकेट मिला, मेरी कंपनी बन गई। कह रहे अच्छा कोई बात नहीं। कह रहे लेकिन तू इतना खुश क्यों है? मैंने कहा मैं खुश इसलिए हूं कि वैसे तो मेरा बजट ये था कि मैं 20 करोड़ तक के अंदर अपना बिजनेस करूंगा, लेकिन मैंने ना गवर्नमेंट को लिख के दे दिया कि 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा कैपिटल को इशू करके, और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। तो मैं इसलिए खुश हो रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं। तो उन्होंने मुझे बताया गगन खुश मत हो, ये तो पेपर में परमिशन है भाई, अगर लोग तुम्हारी बात पे भरोसा करेंगे तभी तो तुम्हें 50 करोड़ रुपए देंगे। ऐसे लिख देने से तुम्हारे पास 50 करोड़ रुपए नहीं आ जाते। नाचो मत, जमीन पे आओ, बैठो यहां पे, समझे? हैसियत है ठेले पे चाय पीने की और सपने देख रहे हो 5 स्टार में जाके कॉफी पीने की, इधर आओ। मैंने कहा यार ऐसे भी बदतमीजी से कोई बात करता है क्या? कह रहे तू नाच इतनी जोर से रहा था। तो मैंने कहा चलो तेरे को बता दूं। तो यानी कि ये मेरी परमिशन है, पेपर पे परमिशन है और कुछ नहीं है। तो देखिए लॉ ने इसको कैसे डिफाइन किया। लॉ ने कहा कि देखिए कपूर साहब आप एक बात समझ लीजिए कि कैपिटल जो होगी, शेयर कैपिटल जो होगी वो होगी ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, ठीक है। फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों बताने पड़ेंगे। लेकिन सर सबसे पहला बात आई ऑथोराइज्ड। इसी ऑथोराइज्ड कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल का भी नाम दे सकते हैं, इसी को हम रजिस्टर्ड कैपिटल का भी नाम दे सकते हैं। यानी कैपिटल एक है, नाम 3 है, ठीक है जी। ऑथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, इन तीनों का मतलब है ऐसी कैपिटल विच इज ऑथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी। तो सर यहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूरा लिखना चाहिए था ना बुक को। ऑथोराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि ये आपकी परमिशन है, सिर्फ आपकी परमिशन है जो आपको लॉ में दी गई है। इसका मतलब अगर मैंने 50 करोड़ से ज्यादा की कैपिटल इशू कर दी तो लॉ मुझे पनिश करेगा, ठीक है सर। तो ये तो एक पेपर का परमिशन है सर, जिसपे गवर्नमेंट की स्टैंप लगी है कि हाँ ये है। ओ हो चलो ठीक है सर। क्या इसकी कोई एंट्री बनेगी? काहे की एंट्री बनेगी भाई? जिसके बदले में कोई पैसा ही नहीं मिला, ना पैसा आया ना पैसा गया, तो एंट्री काहे की बनेगी? कुछ भी नहीं होगा। ओ यानी कि सर इसकी कोई एंट्री वेंट्री कुछ नहीं बनेगी। हाँ तो कल को आपको लगेगा कि सर इसकी कोई एंट्री क्यों नहीं बनी, एंट्री नहीं बनेगी। तो बुक ने बताया नहीं है, चलो उसको आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है। नाउ अब मैंने घर जाके सोचा, मैंने कहा यार ये समझता क्या है। मैं उसके पास गया, मैंने कहा इधर सुन, इधर तू क्या कह रहा था कि इस परमिशन की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने कहा भाई लॉ ने मुझे परमिशन दिया, वैल्यू कैसे नहीं है? मैं इशू तो कर सकता हूं ना, मैं 50 करोड़ की कैपिटल इशू कर सकता हूं, लॉ ने परमिशन दी है। उसने बोला अरे जा यार जा, शक्ल देखा मुझे, इशू करके आ, पहले इशू करना फिर बात करना। यानी कि ऑथोराइज्ड कैपिटल पेपर में लिखी है, मुझे उतनी परमिशन मिल गई, तो मैं परमिशन का क्या करूंगा? अब मैं उस परमिशन को यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा? उसको मैं शेयर इशू करके यूज करूंगा। तो मैं जाऊंगा,
मैं लोगों को समझाऊंगा कि देखो मैं एक एजुकेशन कंपनी खोलने जा रहा हूं, एजुकेशन कंपनी में आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगे, हम कॉलेज के बच्चों को पढ़ाएंगे, हम सीए के बच्चों को भी पढ़ाएंगे और वो हमें फीस देंगे, उनकी फीस देने से हमें बहुत सारा प्रॉफिट होगा, आप मेरी बात को समझो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आपको पैसे दे देंगे। अब बताओ मैं कैपिटल इशू करना चाहता हूं तो कितनी इशू करूंगा? तो आंसर है सर जितनी मर्जी इशू कर लेना, लेकिन ध्यान रखना 50 करोड़ से ज्यादा ना हो। और मैं बहुत सोच समझ के कैपिटल इशू करूंगा, क्योंकि ज्यादा कैपिटल इशू करना नुकसानदेह होता है। अगर आपकी कैपिटल बिजनेस में यूज नहीं हो रही तो आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आइडल कैपिटल कोई नहीं इशू करता। मैंने कहा चलो मैं इसमें से क्या करता हूं, 20 करोड़ रुपए की कैपिटल इशू करूंगा। कितनी इशू करूंगा? 20 करोड़। परमिशन कितने की थी? 50 करोड़। उसमें से इशू कितनी कर रहा हूं? 20 करोड़। यानी ये 20 करोड़ 50 करोड़ का ही पार्ट है जो मैं इशू करने जा रहा हूं। तो इसका नाम हो जाएगा इशूड कैपिटल। मैंने जगह जगह न्यूज़पेपर में ऐड करवाई कि देखो मैं गगन कपूर हूं, मैं एक कंपनी फॉर्म कर चुका हूं, इस कंपनी की हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इशू कराना है। अगर अभी आपने कभी देखा हो, आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो या गूगल करते हो तो अभी अभी जोमेटो कंपनी, दो कंपनी है ना डिलीवरी, फूड डिलीवरी वाली, स्विगी और जोमेटो, जोमेटो ने अपने शेयर अभी अभी इशू करवाए हैं। तो उन्होंने अपनी कैपिटल को इशू कर दिया। कितना? क्या? 20 करोड़। अब लोगों ने पढ़ा कि हाँ भाई एक कंपनी आ रही है, लोग आजकल ज्यादा सोचते नहीं है, लोग कहते हैं अरे वाह वाह शेयर है, ले लो ले लो ले लो ले लो, लोग वैसे करते हैं तो लोग बहुत जल्दी पीछे पड़ जाते हैं, हाँ ले लो ले लो। तो भाई 20 करोड़ की मैंने इंफॉर्मेशन दी, इसका मतलब ये हो गया कि मैं इशू करना चाहता हूं 2 करोड़ शेयर्स, और एक शेयर अगर 10 रुपए का है तो ऐसे जाके 20 करोड़ शेयर मेरे इशू होंगे। तो सेकंड कैपिटल होती है इशूड कैपिटल। सेकंड कैपिटल इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब है कि ये वो वाली कैपिटल है जो कंपनी इशू करेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर जैसे मैंने अभी 20 करोड़ इशू कर दी और कल को मुझे 2 4 5 सालों के बाद कभी लगता है कि नहीं यार और कैपिटल चाहिए, तो मेरे पास परमिशन पहले से ही है 50 की, तो 20 पहले इशू कर रखी है, हो सकता है 10 और इशू कर लूं, तो हम उसी परमिशन को यूज करके फिर और कैपिटल बाद में इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो इशूड कैपिटल का मतलब है जो हमने इशू की है। नाउ इट इज पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, ये हमारी ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट होता है। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल होते हैं शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, शेयर्स अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम, शेयर्स टेकन बाय डायरेक्टर्स एज क्वालिफिकेशन शेयर्स। अब मेरे ख्याल से क्वालिफिकेशन शेयर्स की जरूरत नहीं होती। क्वालिफिकेशन शेयर्स का मतलब होता है, पहले के लॉ में लिखा हुआ था कि अगर आप कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आपको कंपनी के कुछ मिनिमम शेयर्स परचेज करने होंगे ताकि कंपनी में आपका कुछ इंटरेस्ट हो। बट अब ये बातें हट गई हैं। वो कह रहे लेकिन एक बात याद रखना कि इशूड कैपिटल कैन नॉट एक्सीड ऑथोराइज कैपिटल। ठीक बात है भैया, अथॉरिटी ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते। नाउ जैसे ही मैंने लोगों को बताया कि मैं 20 करोड़ की कैपिटल इशू करना चाहता हूं तो लोगों ने मुझे इसके लिए रिस्पांस दिया। रिस्पांस को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी क्या करेगी? अप्लाई करेगी हमारे पास कि हाँ हम आपके शेयर्स परचेज करना चाहते हैं। अब हो सकता है कि लोग मेरे से केवल 1.5 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई करें, हो सकता है कि लोग मेरे पास 3 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दे। इसका मतलब मेरे पास सब्सक्रिप्शन अंडर भी हो सकती है और मेरे पास सब्सक्रिप्शन ओवर भी हो सकती है। थ्योरेटिकली आप ये कह सकते हो कि सर आपको हो सकता है 2 करोड़ शेयर की एप्लीकेशन आ जाए, है ना। थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली तो होगा नहीं, तो उसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्टली 2 करोड़ एप्लीकेशन आ जाए जिसे हम बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। नाउ अगर मेरे पास एप्लीकेशन ही आई 1.5 करोड़ शेयर्स के लिए तो मैं मजबूर हूं, मैं इतने ही शेयर इशू करूंगा, तो फिर तो मेरी 15 करोड़ की कैपिटल ही सब्सक्राइब हो पाएगी। लेकिन इन दोनों केसेस में अगर मेरे पास 2 करोड़ एप्लीकेशन आती हैं शेयर्स के लिए या 3 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हैं, तो मैं 3 करोड़ शेयर तो नहीं इशू करूंगा, मैं तब भी 2 करोड़ शेयर्स इशू कर पाऊंगा 10 रुपए के हिसाब से, तो ये हो जाएगी 20 करोड़।
ओके, यानी कि मैंने कैपिटल कितनी इशू की, 20 करोड़। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी लोग मेरी बात से कन्विंस हो जाएं और मेरे शेयर्स लेने को तैयार हो जाएं। तो हो सकता है मुझे पब्लिक का रिस्पांस कम मिले, हो सकता है मुझे पब्लिक का रिस्पांस ज्यादा मिले। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये टर्म्स रैंडमली कहीं पर भी आएंगी, इसलिए हमने कहा चलो पहले ये बातें आपको बता देते हैं। तो इसका मतलब ये अंडर सब्सक्राइब्ड भी हो सकता है और ये फुल या ओवर सब्सक्राइब्ड भी हो सकता है। तो इशूड कैपिटल के बाद मेरे पास जो अगली इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो होती है विच फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। भैया कंपनी के मेंबर्स ने कितना सब्सक्राइब किया उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि कपूर साहब एक एग्जाम्पल बच्चों को समझाओ। सपोज नोकिया लिमिटेड एक कंपनी है और जिन्होंने 2 लाख इक्विटी शेयर्स को वो किया हुआ है। ठीक है, तो 50,000 शेयर्स सिग्नेटरीज ने ले लिए, 10,000 अदर देन कैश में हो गए। यहां पर पढ़िए, ये हमारे काम की बात है कि 1,40,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने इशू कितने किए थे, 140, अगेंस्ट विच इट रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,30,000 शेयर्स। यानी 140 किए थे लेकिन 130 ही सब्सक्राइब हुए। तो हमारे पास कंपनी ने पहले से ही सब्सक्राइब करवा रखे हैं 50,000, 10,000 और 1,30,000। ये कितना हो गया, 1,90,000। ठीक है, तो कंपनी ने बेसिकली इशू तो किए थे 2 लाख इक्विटी शेयर, लेकिन सब्सक्राइब हो पाए केवल 1,90,000 शेयर्स। इन दोनों में कोई झंझट नहीं है, झंझट केवल उसी में है जो हमने पब्लिक को दिए थे। 140 ऑफर किए थे लेकिन उन्होंने 130 लिए। ओके, चलिए सर, मान लेते हैं आपने ये 15 करोड़ की कैपिटल इशू की। अब ये शेयर कितने का था, 10 रुपए का था। कंपनी कहती है कि अगर आज ही आज मुझे सारे 15 करोड़ रुपए मिल जाएं तो क्या मैं आज ही सारे पैसे खर्च कर लूंगा? नहीं। बैंक ने आपको फोन किया, बैंक ने कहा कपूर साहब हमने सुना है आप एक मकान बनवा रहे हैं। मैंने कहा हाँ बनवा रहा हूं। बोले कितने पैसे चाहिए, कुछ लोन चाहिए? मैंने कहा लोन चाहिए। बोले कितना चाहिए? मैंने कहा जी 50 लाख का लोन चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है कपूर साहब 50 लाख का लोन आपको मिल जाएगा, 8% पर एनम का आपको ब्याज लगेगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसका मतलब जब मैं बैंक से पैसे लूंगा तो मुझे इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैंने बैंक को बोला कि भाई इस 50 लाख को मैं अभी लेके क्या करूंगा, जब मेरा मकान बनेगा, बिल्डिंग प्रिपेयर होगी, तो मुझे इसमें से 10 लाख रुपए अभी चाहिए, 6 महीने के बाद फिर 20 लाख रुपए चाहिए, और फिर उसके 6 महीने के बाद फिर मुझे 20 लाख चाहिए। तो मुझे ऐसे चाहिए, तो मैं आज ही सारा पैसा ले लूंगा तो मुझे सारे पैसे पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कपूर साहब चिंता मत करो, हमने आपके अकाउंट में 50 लाख डाल दिए, जब आप निकालोगे तब आपको ब्याज लगेगा। अगर आपने आज 10 लाख निकाले हैं तो 10 लाख पे ब्याज अभी लगेगा, फिर जब आप 20 लाख निकाल लोगे तो आपको 10 + 20 30 लाख पर ब्याज लगेगा। मैंने कहा ठीक है। इसका मतलब हम कभी भी सारे पैसे एक साथ नहीं उठाते, क्योंकि अगर एक साथ सारे पैसे उठाएंगे तो हमें उसके ऊपर कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो जैसे ही मुझे 15 करोड़ रुपए की कैपिटल का पता चल गया, अब मैं लोगों से कहता हूं कि देखो आप मुझे इसमें से 7 रुपीज अभी भेज दो और 3 रुपए मैं आपसे फ्यूचर में मांगूंगा। यानी मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये कि सारे के सारे 10 रुपए उनसे अभी मांग लूं, वो डिपेंड करता है मेरी नीड के ऊपर। ज्यादातर कंपनी ऐसा नहीं करती, वो कहती अभी जितनी जरूरत है अभी उतना मांगो, बाकी हम फ्यूचर में जब जरूरत होगी तब मांगेंगे। अगर मैंने 10 रुपए सारे के सारे अभी मांग लिए तो ये कहलाएंगे फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो मैंने पब्लिक से कहा कि भाई 10 रुपए पूरे के पूरे भेज दो। उन्होंने 10 रुपए पूरे के पूरे भेज दिए तो आपको पूरा पैसा मिल गया, ये कहलाएंगे फुल्ली पेड अप। अगर मैंने उनसे कहा कि नहीं अभी आपने केवल 7 रुपए देने हैं, 3 रुपए आप फ्यूचर में दोगे, तो अभी 10 रुपए का शेयर है और 7 रुपए ही आपको मिले हैं, तो ये कहलाएंगे पार्टली पेड अप। ओके, एक बार दोबारा से सर सबसे पहले आपने ली ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी, 50 करोड़।
फिर आपने उसमें से इशू की कैपिटल कितनी, 20 करोड़। फिर सर आपकी सब्सक्राइब्ड हुई कैपिटल कितनी, 15 करोड़। फिर सर इसमें से पेड अप कितनी हुई, तो मैंने कहा 1.5 करोड़ शेयर्स पे मैंने केवल 7 रुपए ही मांगे हैं। तो 1.5 पे अगर मैं 7 रुपए मांगता हूं तो ये हो गया 10.5 करोड़। ये कहलाएगी मेरी पेड अप कैपिटल। ओके, तो सर कैपिटल इतनी तरह की है, और जब हम कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो हमारे को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल 3। तो वो शेड्यूल 3 कहता है कि जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप सारी कैपिटल्स को वहां पर शो करेंगे। तो आप जब कैपिटल शो करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर कंपनी की कैपिटल 50 प्लस 20 70 प्लस 15 85 प्लस 10 95.5 है। अरे नहीं, ये कैपिटल्स केवल दिखाने की हैं, तो हम इनके ऊपर एक डबल लाइनिंग लगा देंगे। किन के ऊपर, ऑथोराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब के ऊपर, ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि ये केवल हमने रीडिंग पर्पस के लिए ये दी है, ये भी केवल आपको इंफॉर्मेशन पर्पस से दी है। हमारी कंपनी की एक्चुअल कैपिटल जो हमें मिली है वो ये है। तो लॉ कहता है कि कंपनी को इंफॉर्मेशन देनी है कि उसके पास अथॉरिटी कितनी थी, उस अथॉरिटी में से इशू कितना किया, उसमें से सब्सक्राइब कितना हुआ, और उसके पास पेड अप कितना हो चुका है। तो ये आपको अलग अलग बैलेंस शीट के अंदर लिख करके बताना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं कि जब ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखी है उन्होंने, तो इसके नीचे डबल लाइन लगाई है, मतलब इसको टोटल में नहीं लेंगे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन के बीच में बैलेंस शीट बनानी पड़ जाएगी, तो आपको दिक्कत ना आए कि सर ये अलग अलग कैपिटल क्यों हो रही हैं, तो इसलिए हमने ये आपको बताया। ठीक है, तो ये सारे कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं, और फिर हम इसको आने वाली क्लासेस में प्रैक्टिकल के साथ साथ और बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा है कि चलो ये बातों को ध्यान रखना, एक होता है कॉल्ड अप और एक होता है पेड अप। ठीक है, तो बाकी बातें हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और अब धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ भी बढ़ जाएंगे, और फिर जनरल एंट्री, लेजर सब शुरू हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्लास से। चलिए, टाटा बाय बाय, सी यू।